जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, सीटेट जनवरी 2024 की परीक्षा के लिए पूरी ईवीएस के 30 ऐसे क्वेश्चन साथियों मैंने लिए हैं जो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं। आप देखेंगे साथियों 30 ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ईवीएस में आपका पूरा स्कोर आए साथियों, 30 में से 30 स्कोर आए, तो इन 30 प्रश्नों को देखकर अवश्य जाइएगा। बहुत तेजी के साथ साथियों सुपरफास्ट तरीके से इस क्लास का आगाज किया है और अंजाम भी देंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है। तो साथियों, क्या है? पाठ्य पुस्तक का पठन है, या शिक्षाओं द्वारा व्याख्याएं हैं, या कक्षा निर्देशन है, या किस्से कहानियां हैं। तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, किस्से कहानियों से पर्यावरण अध्ययन की अगर बात करें तो इसमें बच्चों को जोड़ा जा सकता है और ये बहुत ही बढ़िया तरीका है किस्से कहानियों को सुनाकर बच्चों को जोड़ा जाए। दूसरे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। तो कौन सा साथियों नहीं है? अगर बात करते हैं साथियों, आवास है, हम चीजें कैसे बनाते हैं, बिल्कुल, भोजन ये भी है, यानी कि काम और खेल नहीं है। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। तो कौन सा पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच है? तो साथियों बात करें, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, बिल्कुल सही। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, बिल्कुल सही। पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है साथियों, बिल्कुल नहीं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति एकीकृत है, ये भी सही है। तो साथियों कौन सा सच नहीं है? ऑप्शन नंबर सी वाला सच नहीं, और यही आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? तो साथियों हम नहीं पर जोर नहीं देंगे, हम किस पर साथियों जोर देंगे? हम जोर जो देंगे ना यहाँ पर, हम इस पर जोर देंगे कि पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक क्या क्या होना चाहिए। तो सहभागिता होना चाहिए, उसके अलावा साथियों प्रश्न पूछना होना चाहिए, और न्याय और समानता के प्रति सरोकार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर साथियों पूरी अगर बात करें, पर्यावरण में याद करना, कंठस्थ कराना नहीं आएगा। इसलिए राइट आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन के लिए अवसर देना चाहिए, स्वतः आकलन है। तो सीखने के समान आकलन, सीखने का आकलन, आकलन सीखने का, सीखने के लिए आकलन, या सीसीई? बताइए इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर आपका जो होगा वो आपको ध्यान रखना है, आकलन सीखने के लिए समान आकलन यहां पर होना चाहिए। क्या साथियों? सीखने के लिए समान आकलन। देखिए पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। तो आकलन सीखने का आकलन, यहां पर साथियों तो कुछ गलत लिखा हुआ है, सीखने के लिए समान आकलन यहां पर होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं साथियों पर्यावरण अध्ययन के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना यह पर्यावरण का उद्देश्य है। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, तो ये साथियों बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये उद्देश्य है या नहीं? या बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मक का पोषण करना, ये तो साथियों उद्देश्य है। उद्देश्य कौन सा नहीं है? बी होगा या सी होगा? फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, या बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये साथियों आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कि निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। तो किसका अनुसरण होता है साथियों? ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। तो पर्यावरण अध्ययन में सीखने के रचनात्मक आकलन कौन कौन से हैं साथियों, इसकी बात करेंगे। तो वर्ण अभिलेख है, बिल्कुल है। पोर्टफोलियो भी है, क्रम निर्धारण मापनी भी है, लेकिन वार्षिक उपलब्धि परीक्षण नहीं है। अब नहीं है साथियों, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसी को पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए, यानी कि बच्चों के आकलन में दूर किसे करना चाहिए? आकलन के संकेत का उपयोग करना का दूर करना चाहिए, तो मैं कहूंगा नहीं। उसके बाद लिखा हुआ है बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन को दूर करना चाहिए, तो नहीं। बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना चाहिए साथियों, ये बिल्कुल जो है वो अगर बात करें साथियों इसको दूर करना चाहिए।
पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में किसको दूर करना चाहिए? तो बच्चों के उत्तर सही है या गलत है, इसको आंकना नहीं चाहिए, इसलिए राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और कक्षा 5 के पर्यावरण पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखे पर चर्चा, इसको दूर करना चाहिए? तो बिल्कुल भाई नहीं, इसको दूर नहीं कर सकते हम। चलिए उसके बाद देखिए, सामुदायिक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है। क्या सामुदायिक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है? क्यों? क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है, या बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है और उनके पास समय है, यह वास्तविक स्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, यह कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों अगर बात करें, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। चलिए, पर्यावरण शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? क्या है साथियों? पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, या वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, या पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, या पाठ्यचर्या से बाहर जाना? तो अगर बात करें साथियों, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप सभी लोग साथियों वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद लिखा हो साथियों, पर्यावरण कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां है। तो चित्र खींचना, ये चित्र बनाना, ये पर्यावरण कक्षा में साथ ही बात करें, ये काम होता है, गतिविधि है ये। फील्ड भ्रमण करना भी एक गतिविधि है, और शाम पट्टे का उपयोग करना भी एक गतिविधि है। तो साथियों राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह एकीकृत हो, या समावेशी हो, या विषयगत हो, या उपयुक्त सभी हो। तो साथियों यहाँ पर मुझे जो ऑप्शन लग रहा है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका आंसर जाएगा, और जिनका आंसर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। विद्यालय में मिड डे मील के समय समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं, या यह पर्यावरण शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, यह बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, नहीं, यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करते नहीं, ए भी नहीं होगा, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? पर्यावरण अध्ययन में बोझ के बिना सीखना साथियों क्या बताता है? कि स्कूल बैग का कम वजन नहीं, और पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, ये भी नहीं साथियों। उसके बाद लिखा है बोझ का भर कम करने की जरूरत, या पर्यावरण पाठ्यक्रम को आधा काम करने की जरूरत। तो साथियों ये भी नहीं है। यहाँ पर साथियों अगर बात करें तो बोझे का भार जो होता है ना, कम करने की जरूरत, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। तो किसके द्वारा साथियों पहचाना गया था? तो जीन पियाजे के द्वारा पहचाना गया था। तो अब साथियों 15 आप देखेंगे प्रश्न कौन से जो जीन पियाजे से संबंधित होंगे, और एग्जाम में साथियों ये जीन पियाजे से संबंधित बार बार ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो बहुत ध्यान से साथियों इन सभी प्रश्नों को देखिएगा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जीन पियाजे से संबंधित 2024 के सीटेट एग्जाम में। तो 17वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो वो कौन सी साथियों अवस्था होती है? 12 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है, जो कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाई जाती है। इसलिए आंसर अगर है आपका ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय किसको जाता है? पियाजे जी को जाता है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। तो साथियों अगर बात करें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर अगर आपका भी हो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि जीन पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है, और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होगा वो क्या होगा, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्या का प्रयोग करेंगे। विविध विविधत
अनुदेशन का प्रयोग करेगा, या चौक और टॉक पद्धति का प्रयोग करेगा, या कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचारकों और प्रयोगशाला का प्रयोग करेगा। तो जीन पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्या का प्रयोग करेंगे। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो कौन सा साथियों स्तर शामिल होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बात करें इंद्रिय जनित गामक स्तर शामिल होता है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। तो जिनका आंसर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो साथियों कौन सा नहीं करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जो सामाजिक अनुभव की अगर बात करें, ये नहीं करेगा। आंसर आपका बी के साथ। उसके बाद देखिए, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? क्या पूछा जा रहा है साथियों कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए देखिए, संवेदी गामक अवस्था कौन सी कहलाई जाती है? 0 से 2 वर्ष की अवस्था। और उसके बाद जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था आती है, इसको ही हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? तो किसके अनुसार साथियों? पियाजे के अनुसार। इसलिए आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से मात्रा में भिन्न होता है बजाय प्रकार के। तो साथ ही 2 खाली ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा राइट आंसर आएगा। देखिए भाई, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से आकार में भिन्न होता है बजाय मूर्त परकता के। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। जीन पियाजे के अनुसार भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो सबसे संवेदनशील समय जो है प्रारंभिक बचपन का समय है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, बताइए। तो क्या आवश्यक है साथियों कि शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, या साथियों ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, या शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। तो अगर बात करें साथियों जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है, तो शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन आवश्यक है। आंसर आपका ए के साथ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता कौन सा कथन? तो विकासात्मक गुणात्मक चरणों में होता है, ये तो कहा जा सकता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, कहा जा सकता है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये साथियों नहीं कहा गया है। इसलिए आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? तो कौन सी नहीं है साथियों? ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति ये तो है, लेकिन प्रतीकात्मक विचार का विकास नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? साथियों जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, ऐसा तो नहीं है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती, ये बिल्कुल सही है साथियों। इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों क्लास के 30 क्वेश्चन आपने देखे ईवीएस से संबंधित। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी साथियों तैयारी ठीक ठाक है या आपने तैयारी को अभी शुरू किया है, तो मैं लगभग 17 से 18 क्लासेस का लिंक आपको दे रहा हूँ। यानी कि अगर वो 17 से 18 क्लासेस आप कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि सीटेट के एग्जाम में जो आपका होने वाला है उसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको महसूस नहीं होगी। उन सभी क्लासेस का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप सभी वीडियोस को वॉच कर सकते हो और अपने सीटेट एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, और साथियों टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है, टेलीग्राम ग्रुप का, वहां उसको जाकर आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि समय समय पर काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं वहां पर डालता रहता हूं। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।